कोई बात नहीं, वो नहीं डालेंगे यूट्यूब पे। रुकना शक्यस्य माने वाच्यस्य यह संबंध सलक्षण। यहाँ पर है कि अलंकार शास्त्र में लक्षणा के विषय में दो प्रकार के मत है। तो एक है पुराने मम्मट आदि का, जो शक्य संबंध को लक्षणा नहीं कहते, शक्य संबंध को लक्षणा का कारण कहते हैं। तो वो कहते हैं मुख्यार्थवाद तदयोग रूढ़ि प्रयोजनान्यतर हेतुक जो शब्द व्यापार। तो संबंध हेतुत्वेन विवक्षित है, लेकिन पंडित राज का न्याय के प्रति भी पक्षपात है, इसलिए ये न्याय के अनुसार बोल रहे हैं कि शक्य संबंध को लक्षण। इसमें और कुछ नहीं है, बस ये। अब ये है कि शक्य संबंध तो होगा ही सब जगह। प्रत्येक शब्द का जो शक्यार्थ है, तो शक्यार्थ का किसी न किसी के साथ संबंध होगा ही। तो क्या शक्य संबंध से शक्य संबंधी जो अर्थ है उसकी उपस्थिति सब जगह होगी? क्या शक्य संबंध रूप लक्षणा से अर्थोपस्थिति हम सब जगह लेंगे? तो उसका कारण बताना हुआ कि सब जगह नहीं होगा। कि अब रामो गच्छति का रामः का शक्य अर्थ हुआ ज्येष्ठ दासरथी, तो गमन क्रिया में ज्येष्ठ दासरथी का ही संबंध वहां भी विवक्षित है। अब ज्येष्ठ दासरथी का संबंधी है, मान लिया जाए पिता है, तो दशरथ गच्छति वहां अर्थ होता नहीं होता। तो लक्षणा ये जो है वो जब अर्थ को उपस्थापित करेगी तो लक्षणा जन्य अर्थोपस्थिति के प्रति कारण क्या है? तो कारण आगे विचार करते हैं। तो कारण में प्राचीनों ने मुख्यार्थवाद कहा, मुख्या अन्वयानुपत्ति कहा, तात्पर्यानुपत्ति कहा। तो पंडित राज वो सब झगड़ा हटा करके वो दोनों का समन्वय करते हैं कि तात्पर्य विषयान्वयानुपत्ति जो है वही लक्षणा का बीज है। कि तात्पर्य का विषय जो है अन्वय, तो वक्ता की विवक्षा का विषय जो है अन्वय, उस अन्वय की अनुपपत्ति लक्षणा का बीज है। तो एक तो हुआ कि तात्पर्य विषयान्वयानुपपत्ति चाहिए हमको, और दूसरा है कि रूढ़ि प्रयोजन में से कोई एक चाहिए। तभी शक्य संबंध रूप लक्षणा से अर्थांतर की उपस्थिति हम करा सकते हैं। तो पदार्थानुपत्ति तो होती नहीं है, पदार्थ का बाद कभी होता नहीं है। पदार्थान्वय बाधित, गंगा पदार्थ जो है प्रवाह वो बाधित नहीं है, घोष पदार्थ भी बाधित नहीं है, किंतु घोष का अन्वय जो है, हाँ, तो गंगायाम में जो सप्तम अर्थ है वो अधिकरण अर्थ को बताता है, आधाराधेय भाव संबंध को। तो घोष में प्रवाह निष्ठत्व का भाव, बिल्कुल। तो अन्वय की ही अनुपत्ति होने से हम कह देते हैं शक्यार्थवाद मुख्यार्थवाद, केवल मुख्यार्थ का बाधक नहीं हो सकता। तो ये हुआ। अब उसके ये कहते हैं तात्पर्य का समावेश करते हैं, हाँ, तात्पर्य विषय जो है अन्वय,
तो गंगायाम घोषः जो कोई वक्ता बोल रहा है तो उसका तात्पर्य विषयक अन्वय है, तट प्रतियोगिक अन्वय है कि वो कहना चाहता है कि तट में घोष, तट में घोष है लेकिन बोल रहा है वो गंगायाम। तो उसका तात्पर्य विषयान्वय ये नहीं है कि प्रवाह में घोष है। जैसे हमने कहा है अभी कि हमारा तात्पर्य है कि अधिक मैक्सिमम और हम मिनिमम बोल दिए, तो आपको मिनिमम का अर्थ कुछ करना पड़ेगा। लक्षणा भले दूषित लक्षणा हो जाए, दूषित लक्षणा हो जाए बिना प्रयोजन का, बिना रूढ़ी का, वो अलग हो जाए। लेकिन तात्पर्य विषयक जो अन्वय है उसकी अनुपत्ति लक्षणा का, तो इस प्रकार अन्वय भी यहाँ आ गया और तात्पर्य भी आएगा। अन्वयानुपत्ति के चलते, अन्वय रूप विषय के बाधित होने के चलते ही तात्पर्यानुपत्ति हम करते हैं। तो ये है। अब इसका हाँ संबंध व्यंजना भी होगा, लेकिन वहाँ हेतु तात्पर्य विषयानुपत्ति नहीं। अच्छा, फिर सामान्य लक्षण नहीं कह सकते शक्य संबंध लक्षण ना। हाँ, सामान्य शक्य संबंध लक्षण कैसे कहेंगे? तो वही तो कहे, तो शक्य संबंध तो सब जगह है, तो सब जगह अर्थांतर की उपस्थिति कर लेंगे तो अति प्रसंग हो जाएगा। तो कहेगा रामो गच्छति, आप समझ लेंगे दशरथा गच्छति, तो सो तो नहीं होगा। तो प्रमाणांतर विरोध चाहिए, तो वही है। तो इसीलिए व्यंजना में वो हो जाता है कि मुख्यार्थ बाध निरपेक्ष भी होती है, सापेक्ष भी कहीं हो जाए जहां लक्षणा है वहां पर, और वो मुख्यार्थ से संबद्ध भी दूसरा अर्थ होता है और असंबद्ध भी होता है। असंबद्ध का मतलब वहां अर्थ है परंपरा संबंध, संबंध तो कोई न कोई रहेगा ही। व्यंजना भी मुख्यार्थ से असंबद्ध अर्थ का बोध नहीं करा, तो परंपरा संबंध कहीं रहेगा, कहीं साक्षात संबंध रहेगा। गंगायाम घोषा, यहाँ पर हमारा तात्पर्य है कि गंगा तटे घोषा, इस तात्पर्य से उच्चरित जो वाक्य है गंगायाम घोषा, इससे तात्पर्य प्रतीत नहीं हो रहा। ये यहाँ पर मुख्य है। हाँ, यही हुआ कि गंगा शब्द जो है वो शक्ति से तो प्रवाह की उपस्थिति कराएगा, तो शब्द प्रमाण जो है आपका वो प्रवाह में घोषाधिकरण तो बोधित कर रहा है, और आप कहना चाह रहे हैं कुछ दूसरा और शब्द उच्चारण कर रहे हैं दूसरा। शब्द आपका कुछ कह रहा है और आपका विवक्षित अन्वय हाँ दूसरा है। नहीं, योगे को नहीं कर रहे हैं यहाँ, यह तद योग को ही कर रहे हैं। वहाँ योग जो है इसको लक्षणा का कारण का। तो गुरुजी फिर ये शक्ति को आगे तक मान रहे हैं क्या? कहाँ? जैसे वहां पर तद्योग आदित्य का हेतु लक्षणा स्वीकार की, किसी अन्य फिर आगे शक्ति को स्वीकार किया, तो उसको भी फिर उसको क्या आकार दिया? मतलब जैसे पहले संबंध को ही इन्होंने लक्षणा मान लिया, तो लक्षणा की मतलब वो संबंध तक ही लक्षणा है, उससे हेतु जो चीज हो रही है आगे, जिसको दूसरों ने लक्षणा माना है। तो संबंध के कारण जो शब्दगत व्यापार हो रहा है उसको ये क्या माना? उसको ये नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर। हाँ, उसको नहीं कर। अच्छा, मतलब नहीं ये लक्षणा, हाँ, मैंने संबंध हेतु का व्यापार जो था उसको लक्षणा उन्होंने। तो ये मतलब आगे तक जाएंगे? नहीं, वो नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अलग व्यापार मानने की जरूरत क्या है? संबंध ही लक्षणा, संबंध ही ज्ञान के द्वारा अर्थांतर की उपस्थिति कराए। संबंध तो उभयनिष्ठ होगा क्या? हाँ, तो उभयनिष्ठ होगा तो एक तो प्रतियोगी ज्ञात ही होगा, मुख्यार्थ ही होगा। एक तो गंगा पद का मुख्यार्थ जो है वही प्रतियोगी हो गया, और तत्संबद्ध तट का बोध होगा, तो तट तो अनुयोगी हो जाए, तो एक अनुयोगी का बोध होगा। अब
ये कहते हैं अब यहाँ एक ये देख लेना है, तात्पर्य विषय अन्वय। तो अन्वय तो संबंध है, तो संबंध में एक प्रतियोगी अनुयोगी होता है। तो तट है प्रतियोगी, विशेषण प्रतियोगी होता है और घोष अनुयोगी। तो तात्पर्य विषय जो अन्वय है उसके अन्वयी दो है। अन्वयी मतलब संबंधी, संबंध अस्ति अस्ति अन्वयी। तो तात्पर्य विषयान्वयी तट भी है और घोष भी, प्रतियोगिता या अनुयोगिता। हाँ दोनों। तो अन्वयिता जब कहेंगे तो अन्वयिता तो तटगत होगी या घोषगत होगी, दोनों होगी। अब तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक, तो जब अन्वयिता हम लेते हैं प्रतियोगिता रूपी अन्वयिता, तटनिष्ठ तात्पर्य विषय, तात्पर्य विषय, हाँ, तो अन्वयितावच्छेदक हो जाएगा तटत्व हो जाएगा। और प्रतियोगी को लेते हैं प्रतियोगिता वाला तो अन्वयितावच्छेदक घोषत्व होगा। तो अन्वयितावच्छेदक घोषत्व होगा। तो पंडित राज ने यहाँ पर तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक का प्रयोग किया है। तो यहाँ अन्वयिता से संदेह हो जाता है कि कौन घोषगत अन्वयिता जो है उसका अवच्छेदक आप कह रहे हैं कि तटगत जो अन्वयिता अवच्छेदक है उसकी बात कर रहे हैं। तो व्याख्यान से शरण होगा। व्याख्या यहाँ हुई कि अन्वयिता यहाँ मतलब प्रतियोगी निष्ठ अन्वयिता, प्रतियोगिता, हाँ जो तो तात्पर्य विषयान्वयिता जो होगी माने प्रतियोगीगत तटगत जो अन्वयिता होगी, क्योंकि वही शक्य हाँ ग्रहित होगी उसका अवच्छेदक। तो उसका अवच्छेदक कौन होगा? नहीं, तटत्व प्रतियोगिता निष्ठ तटत्व होगा। क्योंकि आपने ये विशेषण को तट बनाने अनुयोगी बनाने के लिए कहा, ये नहीं समझ में आया। नहीं, विशेषण तो प्रतियोगी होता है। हाँ, यहाँ पर जो है तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता शब्द का प्रयोग किया। मैंने एक पंक्ति ये देख लीजिए कि तस्याश्चार्थोपस्थापकत्वे मुख्यार्थतावच्छेदके तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकतायाः अभावः न तंत्रम्। ये पंक्ति है, यही पंक्ति समझना। तो लक्षणायाः अर्थोपस्थापकत्वे माने लक्षणायाः तट रूपार्थोपस्थापकत्वे तंत्रम की मस्ती माने कारणम की मस्ती। तंत्र शब्द यहाँ कारण पर रखे कि कारण क्या है। तो कहा कि ऐसा कारण मान लें कि तात्पर्य विषयान्वयिता की अवच्छेदकता मुख्यार्थता अवच्छेदक में नहीं होनी चाहिए। मतलब तटत्व नहीं होना चाहिए, गंगात्व में नहीं होना, प्रवाह में नहीं होना चाहिए। हाँ, गंगात्व में नहीं होना चाहिए। तो ये है गंगात्व में बोल रहा था गंगात्व में ये नहीं होनी चाहिए। तो कहा कि मुख्यार्थतावच्छेदके माने यहाँ हुआ गंगात्वे प्रवाहत्वे तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव जो है वो लक्षणा के द्वारा अर्थोपस्थापकत्व में कारण नहीं होगा। तत्व का अभाव मैंने कहने का मतलब ये कि तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक जो है वो मुख्यार्थतावच्छेदक नहीं होता। तो मुख्यार्थतावच्छेदक में रहेगा अवच्छेदकता। तो मुख्यार्थतावच्छेदक निष्ठ जो
तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता है उसका अभाव। लक्षणा बीजम न। हाँ, लक्षणया अर्थोपस्थापकत्वे बीजम न। मतलब ये है कि मोक्षार्थतावच्छेदक हमारा हुआ गंगा जल प्रवाह। हाँ हाँ, उसमें जो है तात्पर्य विषयतावच्छेदक हमारा तटत्व, हाँ हाँ, उसका अभाव हाँ हाँ, होना कारण नहीं कारण नहीं है। नहीं, तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता जो है तटत्वनिष्ठा, तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता जो तटस्थनिष्ठा है उस अवच्छेदकता का अभाव। मुख्यार्थतावच्छेदक में जल प्रवाहत्व में। हाँ, प्रवाहत्व में, ठीक है। तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता, हाँ तो उसका अभाव। वो क्या मतलब वो क्यों रूप है? हाँ, तो उसका अभाव हुआ तटत्व। तटत्व का अभाव ही नहीं, तटत्व। हाँ, मैंने तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक यदि मुख्यार्थतावच्छेदक होता तो उसमें तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव तो नहीं कर सकते मुख्यार्थतावच्छेदक में। मुख्यार्थता दोनों एक नहीं है। हाँ हाँ, ये हाँ हाँ, तो तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का मुख्यार्थतावच्छेदक में अभाव जहाँ होगा वहीं लक्षणा से अर्थ की उपस्थिति होगी। ये कहेंगे, पहले हम ये समझेंगे, तब तो ठीक है कि तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक जो है सो वहां तटत्व है, तो मुख्यार्थतावच्छेदक तो नहीं है, मतलब वहां तात्पर्य विषयान्वयिता का अवच्छेदक। तो मुख्यार्थतावच्छेदक में तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव। कहने का मतलब जहाँ मुख्यार्थतावच्छेदक तात्पर्य विषयावच्छेदक न हो वहीं पर लक्षणा से अर्थांतर प्रतिपत्ति, हाँ अर्थांतर की माने अर्थ की प्रतीति होगी। सभी लक्षणों में हुआ। नहीं, अभी तो विचार ही कर रहे हैं, ये पूर्व पक्ष है। अब पहले पंक्ति लिख रही है, तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता जो यहाँ कह रहा है, तो ये अवच्छेदकता क्यों निश्चित रहा, इसमें रहने वाली अवच्छेदकता को मैं पकड़ना चाहूंगा। हाँ, तत्व है कि तटत्व रूप है ना? नहीं, हाँ, तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता जो होगी वो तटत्व में होगी। तटत्व रूप है ना अवच्छेदकता, तटत्व रूप हुआ। हाँ, जो कहिए उस तटत्व का जल प्रवाहत्व में अभाव होना ही लक्षण का बीज है, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं इस पंक्ति को समझना चाह रहा हूँ। अवच्छेदकता का स्वरूप जानने की मतलब कुछ वैसे अपेक्षा नहीं है। मैं इस पंक्ति का भाव पंक्ति अब ध्यान सामने देखिए। मुख्यार्थतावच्छेदक हमारा जल प्रवाहत्व, तो जल प्रवाहत्व में जो तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता तटत्व रूप है, उसका अभाव होना। अभाव होना, यानी जल प्रवाहत्व में तटत्व का अभाव होना ही मुख्यार्थ यहाँ का लक्षण है। तटत्व का तो अभाव है ही उसमें, तटत्व का तो अभाव उसमें होगा ही। मैंने अब तटत्व कहिए या अवच्छेदक है तो उसमें अवच्छेदकता नाम का धर्म ये वही मैं कह रहा हूँ। अवच्छेदकता का स्वरूप मत होना, अवच्छेदकता एक प्रमाण नहीं है, अवच्छेदकता मैंने पदार्थ मान ली, वही कोई प्रमाण नहीं है धर्म। अवच्छेदकता संबंध में भी अवच्छेदक तो संबंध भी होता है। अवच्छेदकता नास्ति तत्र, इतना ही बोलेंगे ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि मुख्यार्थतावच्छेदक में तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव जब हो तो लक्षणा से अर्थ की उपस्थिति होगी। तो ठीक है, इसका मतलब कि मुख्यार्थतावच्छेदक तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक न हो, बस यही होता है, न हो तब ये होगा, ये माने। तो इसका खंडन करते हैं कि ये बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्य अर्थ का भान
बोध जो है वो वो मुख्यार्थतावच्छेदक के ही रूप में होता है। ये मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप ये कह रहे हैं कि मुख्यार्थतावच्छेदक और तात्पर्य विषयतान्वयितावच्छेदक दोनों एक नहीं होना चाहिए, यदि इतना बताने तात्पर्य जिसको ऐसे लिखिए ना, मुख्यार्थतावच्छेदके तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकस्य अभावः। कस्य नहीं कहेंगे। अरे अब धर्म वचन करेंगे ना, सप्तमी है घटे पटत्वस्य अभावः स्वतंत्रम, ऐसे तो बोलेंगे। मुख्यार्थतावच्छेदक छेदक जरा रहता शब्द, हाँ तो मुख्यार्थतावच्छेदके न है, सप्तमी है। मुख्यार्थतावच्छेदक में हाँ हाँ अवच्छेदकता का अभाव। अवच्छेदक में अवच्छेदक का अभाव कैसे होगा? अवच्छेदक में तद्गत धर्म का अभाव, अवच्छेदकता का अभाव होगा। तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव होगा मुख्यार्थतावच्छेदक में। ऐसे बोलेंगे ना गुरुजी, जल प्रवाहत्व जो है वो तटत्वावच्छिन्न नहीं, वह तटत्व नहीं है, वो ठीक है। नहीं, सीधे कहिए कि जल प्रवाहत्व जहां पर तात्पर्य विषयान्वयिता का अवच्छेदक न हो, उसका अवच्छेदक या उससे अवच्छिन्न? अवच्छेदक। अवच्छिन्न तो उससे होगी। यदि हम सीधे ये बोलते हैं कि गंगा तटे घोषा, हमारा मुख्यार्थ हुआ तट, मुख्यार्थतावच्छिन्न हुआ तटत्व, और हमारा जो विषय तात्पर्य विषयान्वयिता वो तो मुख्यार्थावच्छिन्न होने वाली है। वो है तटत्व। तात्पर्य तात्पर्यार्थ मुख्यार्थावच्छिन्न नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर अक्षर नहीं। तात्पर्यार्थ जो है ना, लेकिन यहाँ पर वही है तटत्व जो अन्वयिता है ना, अन्वयिता तो किससे अवच्छिन्न करोगे तुम? यही है वही बोल रहा हूँ, तो वो तटत्व धर्म होगा। ये एकदम कर दे, समझ लो। मुख्य मैंने जो है तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदक जो है वह मुख्यार्थतावच्छेदक न हो। ये तो बोल ही रहे हैं। हाँ वही तो कर रहे हैं, तो तभी लक्षण। तो तटे घोषा में नहीं होगा। गंगायाम मीना, तो यहाँ पर लक्षणा नहीं होगा, क्योंकि तात्पर्य विषय अन्वय है यहाँ मीन और बहुत का, मीन और हमारा मीन और जल प्रवाह का आधाराधेय भाव, तो उसकी अन्वयिता रहेगी मतलब प्रवाह में, और उसका अवच्छेदक मुख्यार्थतावच्छेदक मुख्यार्थ है तो ये, तो उसका अभाव भी कारण होगा। यही हुआ कि तात्पर्य विषयान्वयिता का अवच्छेदक जहां मुख्यार्थता अवच्छेदक न हो, तब वहां लक्षणा अर्थोपस्थापक होगी। गुरुजी, और एक ये कहते थे कि तटे घोषः, तो तटे मतलब जहाँ ऐसे बोलते कि यस्याम संबंधः सानुयोगिकः, यस्य संबंधः सप्रतियोगिकः, यहाँ पर सह प्रतियोगी, तो तटे घोषः में तो ऐसे ही मतलब प्रतीत होता है कि तटे ऐसा बोलने पर तट को अनुयोगी होना चाहिए। नहीं वो अलग चीज है। यहाँ पर भाव संबंध से तट में घोष का अनुभव लक्षित है, क्योंकि प्रथमांत कौन है? प्रथमांत अर्थ क्या है? विशेषण प्रतियोगी होता है अन्वय में जो होता है कोई भी विशेषण। अब तट है व्यधिकरण विशेषण है सप्तम में। प्रथमांत जो है वो प्राय विशेषण। प्राय विशेषण डिलो हटा में प्रथमांतो विशेषण हो जाता है। सामानाधिकरण है, वहाँ तो सामानाधिकरण है, लेकिन प्राय प्रथमांतार्थ ही मुख्य विशेष होता है, वही अयोगी होता है अन्वय स्थल में। नहीं वो है। और फिर यदि लंबा हो गया वाक्य आपका, रामस्य और दशरथस्य पुत्रस्य पुत्र, तो यहाँ पर पुत्रस्य में भी षष्ठी है, इधर भी, तो वो पुत्रस्य प्रतियोगी होगा, पुत्र प्रतियोगी हुआ दशरथ के संबंध के प्रति। कि दशरथस्य पुत्रस्य पुत्र है। तो प्रथमांत मत कहिए कि ये सर्वत्र नियम है कि विशेषण प्रतियोगी होता है, ये ज्यादा सही है। विशेषण प्रतियोगी। ये अब सादृश्य भी ले तो उपमान विशेषण होता है। बिल्कुल। अभाव जब कहते हैं आप, तो घटस्य अभाव, तो घट भी अभाव के प्रति विशेषण होता है, इसलिए वो भी तो विशेषणम प्रतियोगी ये सही है। ये सब जगह लागू होगा। तो ये है। तो ये कहते हैं कि ये नहीं है कारण। मुख्यार्थतावच्छेदक में तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकता का अभाव जो है
वो लक्षणाजन्य अर्थोपस्थिति के प्रति कारण नहीं है। कहा क्यों? कि लक्षणा का आश्रय लिया जाता है सत्यगत धर्म की प्रतीति कराने के लिए। तो सत्यतावच्छेदक रूपे न वह बोध होता है। सत्यार्थ का, हाँ असत्यार्थ का। तो यहाँ पर तो है कि गंगा पद से लक्षणा से तटत्व न उपस्थिति तो हो जाएगी, लेकिन शाब्द बोध जो होगा तो तात्पर्य विषयान्वय होगा। वहां पर वो होगा कि गंगात्व विशिष्ट तटे घोषा। तब गंगात्व की जब वहां प्रतीति होगी, सत्यतावच्छेदक की प्रतीति होगी, तब ये सत्य पावनत्व आदि प्रयोजन की सिद्धि वहां पर हो पाएगी। तो सत्यतावच्छेदक रूपे नैव लक्ष्य भानस्य स्वीकारा, कि लक्षणा स्थल में सत्यतावच्छेदक के रूप से ही लक्ष्य का बोध होता है। लक्ष्य का भान मतलब यहाँ शब्द बोध ली कि लक्ष्य का भान सत्यतावच्छेदक रूप से होता है। अब गोत्वेन रूपेण किसी का बोध हमको कराना होता है कि वस्तुतः गोत्व धर्म इसमें है। तो लक्षणा स्थल में सब जगह ये नियम है, ये कह रहे हैं कि सत्यतावच्छेदक के ही रूप से लक्ष्यवान हो। तो मतलब तात्पर्य विषयान्वयी वहिता जो है उसका अवच्छेदक मुख्यार्थ ही हो। तात्पर्य विषयान्वयिता अवच्छेदक होगा मुख्यार्थ, तो मुख्यार्थ में अवच्छेदकता रहेगी। नहीं तो सीधे तटे घोषा कहने पर और गंगायाम घोषा कहने में दोनों बोध में तो कोई अंतर चाहिए ना। इसका मतलब गुरु जी जल प्रवाह तटत्व का अवच्छेदक। हाँ, जल प्रवाहत्व जो है तटगत अन्वयिता का अवच्छेदक होगा, तटनिष्ठ अन्वयिता का अवच्छेदक होगा। हाँ मैंने हाँ लक्ष्य जो है अवच्छेदक होगा सत्यार्थ। हाँ नहीं लक्ष्य का जो भान होगा मैंने अन्वय बोध जो होगा तो उसमें अन्वयिता अवच्छेदक मुख्यार्थ होगा। अच्छा हाँ मुख्यार्थत्व पहले मुख्यार्थ हाँ मुख्यार्थत्व कहिए सत्यतावच्छेदक। हाँ सत्यतावच्छेदक मैंने मुख्यार्थ हो गया प्रवाह, तो प्रवाहत्व जो है वो वही लक्ष्यार्थ में सत्यतावच्छेदक जो है हाँ वो विशेषणतया हाँ विशेषणतया प्रतीत हो, तभी न सत्य पावनत्वादी प्रयोजन की प्रतीति होगी। हाँ अब किसी को कह दें कि तटे घोषा, तो यहाँ पर भी शब्द बोध यदि हो तट प्रतियोगी का है, घोषानुयोगी का आधारा जय भावा, और गंगायाम घोषा कह दें तब भी तट प्रतियोगी का है और घोषानुयोगी का यही यदि बोध हो तब दोनों बोध में अंतर क्या होगा? तो लक्षणा का तो कोई होना चाहिए, हाँ वैलक्षण्य। तो सत्यतावच्छेदक प्रकारक बोध होता है लक्षणा, लक्षणाजन्य जो शब्द बोध होता है वो सत्यतावच्छेदक प्रकारक असत्यार्थ विशेष्य। हाँ असत्यार्थ विशेष माने लक्ष्य विशेष शब्द बोध है। ये विलक्षण हो गया। हाँ ये विलक्षण असत्यार्थ असत्यार्थ से मान लिया जाए व्यंजना भी व्यंग्यार्थ भी हो सकता है, तो होता ही है ना वो तो। लेकिन यहाँ पर हाँ लेकिन ये लक्ष्य विशेषक कह दें, अशक्य पद की शक्ति यहाँ पर लक्ष्यार्थ में है, लक्षण हाँ प्रकरण से तो लाएंगे लेकिन प्रकरण न लाने दे, बुद्धि व्यायाम दूसरे को न करने दे, इसलिए लक्ष्य विशेषक हाँ मैंने सत्यतावच्छेदक प्रकारक और लक्ष्य विशेषक शब्द बोल मैंने हाँ यहाँ अतः तात्पर्य विषयान्वयितावच्छेदकतायाः मुख्यार्थावच्छेदके प्रवाहत्वे अभावः न तंत्रम्। हाँ अभाव जो है कारण नहीं। तो इसमें कारण बताया कि गंगात्व की प्रतीति भी हमें करानी है घोषणा। हाँ न घोष तट में कराना, तट लक्ष्य में कराना है।
मतलब तो सत्यपावनत्व की प्रतीति तो घोष में नहीं होगी। ना घोष में होगी तो पहले तट में आएगा सत्यपावनत्व, तबे ना, बाद में व्यंजना से करते रहिए आप। उसके लिए सत्यंतर आएगा। क्योंकि आधार में सत्यपावनत्व हमको गंगात्व माना है। लक्षण का काम है तो गंगात्व की प्रतीति होगी, सत्यपावनत्व दौड़े आएगा। फिर व्यंजना की मानेगा जब आई जगह तो व्यंजना घोष में अच्छा, तो जो शब्द का गलत गति जो है वो घोष के प्रति यूज कर रहा है। आप अब देखिए, ये न कह रहे हैं इनकी हमको पंक्ति लगानी है। ये सब जगह ये बहुत खंडन मंडन चला है कि सत्यतावच्छेदक रूप से ही लक्ष्य का भान सब जगह नहीं होता। हाँ, तो एक उदाहरण दिया कि कचतस्त्रस्यति बदनम, कि किसी नायिका का मुख जो है सो केस से डर रहा है। अब इसमें घुसेंगे तो वो फिर वो क्या कहते हैं कि वो तह पर तह फिर होने लगेगा। हाँ, प्रकृति तो कचतस्त्रस्यति बदनम, तो केस से मुंह थोड़े डरेगा। तो कच शब्द से वहां राहु की लक्षणा होती है कि कच सदृश कौन है? राहु। तो राहु से डर रहा है। बदन बने चंद्रमा, कच बने केश। तो किसी नायिका का केस बहुत है तो मुख पर वो लटक जा रहा है, तो मुख का सौंदर्य रुक जा रहा है। तो इसलिए कह रहा है कि ये जो है मुंह बेचारा डर रहा है केस से, जैसे कि राहु जैसे जगड़ता है, ग्रसित करता है, तो वैसे ही ग्रसित कर रहा है। और मध्याद विभेति नयनम, उसकी कमर से आंख डर रही है। और वैसे करके नयनाद अधर पल्लव समुद्बीजति, अधर समुद्बीज, तो नयन है मृग और अधर है पल्लव, तो मृग पल्लव को खा लेगा। तो इसलिए तो यहाँ लक्ष्यार्थ जो है तो लक्ष्यतावच्छेदक राहुत्व न यहाँ भान हो रहा। राहु है लक्ष्य, तो राहुत्व न उसका भान हो रहा है। अब विपरीत लक्षणा जहाँ है तो वहां पर तो उपकृतम का अपकृतम कर देते हैं, तो अपकृतम कर देते हैं। तो वहां पर तो शक्यतावच्छेदक जो है प्रकारक ज्ञान नहीं होता है। तो नागेश भट्ट ने इस बताया है कि इस सब जगह नियम नहीं, कहीं शक्यतावच्छेदक प्रकारक बोध होगा और कहीं लक्ष्यतावच्छेदक प्रकारक, ये अन्यतर प्रकारक। लेकिन ये यहाँ कह रहे हैं कि शक्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य भानस्य। अच्छा, और ये भी किताबों में लिखा है लक्ष्य मानस्य। तो मानस ये जो पाठ है ये गलत है। हाँ, वहां भान है पाठ। आप चंद्रिका में देखेंगे वो भान दिया है कि लक्ष्य का भान। हाँ हाँ, सब जगह मान है, लेकिन उसी में रसचंद्रिका ने ही पकड़ा है, इसमें बहुत जगह गलतियां पकड़ी हैं। तो भानस्य कहा है। हाँ, भान माने ज्ञान, शब्द बोध। अब एक प्रश्न वो किया कि देखिए, लक्षणा से उपस्थिति जो होगी वो तट की, तो उसमें तटत्वेन उपस्थिति होगी कि गंगात्वेन उसकी उपस्थिति होगी? है कि गंगात्वेन उपस्थिति मानेंगे कि गंगात्व प्रकार होगा तट में। तो जैसे ये तो कह रहे हैं कि गंगात्व प्रकार होगा। तो इसमें तीन मत आगे फिर वो दिया है उन्होंने कि लक्षणा से उपस्थिति तो होगी गंगात्वेन, अरे तटत्वेन, लेकिन शाब्द बोध होगा गंगात्वेन। जबकि नियम है कि यत प्रकारक उपस्थिति होती है तद प्रकारक ही शाब्द बोध। यद विषय शब्द पद ज्ञान, हाँ, तद विषयणी अर्थोपस्थिति, यद विषयणी अर्थोपस्थिति। प्रकार कर दीजिए कि यत प्रकार का शक्ति ग्रह, तत्प्रकारिका उपस्थिति और तत्प्रकार का बोध। तो ये नियम। लेकिन जो है
वो कहे कि लाक्षणिक बोधातिरिक्त करके इन्होंने ये मत वालों ने कहा कि लाक्षणिक बोधातिरिक्त स्थल में ये नियम लागू होता है कि यद प्रकारक उपस्थित तत्प्रकारक शब्द बोध। लेकिन ये लक्षणा स्थल में उपस्थित लक्षितावच्छेदक प्रकार, तटत्व प्रकार और शब्द बोध होगा गंगात्व प्रकारक शब्द बोध। तो ये लक्षणा के स्थल के लिए अपवाद उसको माना। विशेष क्या बड़ी दोनों मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से उपस्थिति और संबोध मानने में हाँ विशेषता क्या कुछ हाँ वैशिष्ट ये हुआ कि शब्द बोध गंगात्व न मानेंगे कि गंगात्व विशिष्टे तटे घोषः। तो यहाँ पर सत्यपावनत्व की प्रतीति आपको करानी है कि गंगात्व की सिद्धि जब होगी उसमें तभी सत्यपावनत्व उसमें होगा। तो लक्षणा स्थल में सब जगह शब्द बोध जो है सत्यतावच्छेदक प्रकारक होता है। उपस्थिति प्रथम करके में प्रतीति मानना ऐसा नहीं करो उपस्थिति में। हाँ तो ये इस बीच में मैं थोड़ा सा और इसमें विशेष ये मान सकते हैं क्योंकि अवाचक पद से तीरावाचक पद जो गंगा पद है उस तीरावाचक पदेन गंगा पदेन तीरावच्छ बोधकत्वमेव अत्र विशेषः। सभी जगह तो क्या होता है तदवाचक पद से ही तदर्थ उपस्थिति होती है, लेकिन लक्षणा स्थल में गुरुजी तदवाचक पद से माने लक्ष्यावाचक जो गंगा पद है उस अवाचक पद से लक्ष्यार्थ का भान होता है, ये विशेष है। नहीं मेरा प्रश्न ये वही पूछना चाह रहा हूँ कि अन्य प्रकारक उपस्थिति अन्य प्रकार का उपस्थिति अन्य प्रकार का बोध इसमें कुछ विशिष्ट है क्या? सिर्फ उपस्थिति मानिए ना यह प्रकार का उपस्थिति प्रकार बोध उसमें उपस्थिति में आप गंगा मान लीजिए। हाँ ये ठीक कि उपस्थिति भी गंगात्व न मान लीजिए ना। इसमें कुछ विशेष कुछ हाँ तो अच्छा ठीक है। अंतर ये है यहाँ पर कि लक्षणा जो है ये अन्वयानुपपत्ति के कारण आती है। तो लक्षणा का सामर्थ्य आपको निश्चित करना होगा कि लक्षणा वो उतना अर्थ बताएगी जिससे अनुपपत्ति खत्म हो जाए। तो यदि लक्षणा तट वो जो है मुख्य लक्षणा यदि सत्यतावच्छेदक प्रकारक उपस्थिति कर दी तब भी मुख्यार्थवाद बना रहा है आपका, क्योंकि सत्यतावच्छेदक विशिष्ट जो तट है वो तो कहीं होता नहीं है। लक्षणा को उतना अर्थ बता देना चाहिए जिससे मुख्यार्थवाद समाप्त हो जाए। लेकिन जब आप जो है वहां पर लक्षणा से गंगात्व विशिष्ट तट का बोध नहीं करा सकते, क्योंकि गंगात्व जो है इसको बाधित है तट में गंगात्व बाधित है, इसलिए उपस्थिति नहीं करा सकते। समीप संबंध से क्या दिक्कत? क्या ना समीप संबंध तो ही लक्षणा है, लेकिन वो सामीप्य संबंध जो है वो उपस्थिति जिस अर्थ को कराएगा उस अर्थ में प्रकार कौन हो। तो कहा तटत्व न जब बोध कराएगा तब होगा कि हम बता दिए आपको तटत्व विशिष्ट तट अर्थ है यहाँ गंगा शब्द का। नहीं तो आधा गंगात्व वाला लेकर के और आधा उसका लेकर के वो नहीं होगा, फिर भी मुख्यार्थ बड़ा बात होगा। तो बिना उपस्थिति की प्रतीति कैसे होगी? किसकी? गंगात्व प्रकार के बोध की प्रतीति कैसे होगी फिर? नहीं वो नियम मानेंगे। क्या नियम मानेंगे? नियम कहने हम ये नियम में जो है सो सुधार करेंगे कि आपने जो नियम बनाया है कि यद प्रकारक उपस्थिति तत्प्रकारक बोध, तो ये लक्षणा से भिन्न स्थल में लागू होगा, सब जगह लागू होगा। लेकिन लक्षणा के स्थल में उसका एक्सेप्शन हम अपवाद जो है इसको रखेंगे। अच्छा, उपस्थिति गंगात्व प्रकारक करेंगे तो जिस हेतु से हमने लक्षणा में हमारी प्रवृत्ति हुई थी वो जिज्ञासा अभी शांत नहीं होती। हाँ जिज्ञासा शांत नहीं, इसलिए जिज्ञासा के श्रवण करने के लिए हम प्रकार ये हम उपस्थित कर रहे हैं। हाँ लेकिन बोध में हम अधिकावगाही ज्ञान कर रहे हैं। हाँ है अधिकावगाही ज्ञान, क्योंकि तत्प्रकार से हमारे हेतु नहीं। वो गंगात्व विशिष्ट तट अधिकरणत्व में कोई दोष मतलब समझ नहीं आ रहा है। गंगात्व विशिष्ट है तो नहीं आप नहीं आप कैसे संतुष्ट हो जाएंगे कि गंगात्व से युक्त तट में घोष है, क्यों गंगात्व का संबंध कैसे होगा? बाधित है ना ये बोध तट में गंगात्व बाधित बात। हाँ तो गंगात्व नहीं न होता है तट में, किसी पुरुष में गोत्व नहीं न होता है,
तब तो वो वस्तु की उपलब्धि ही नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाण से। तो यही बात है। और क्या बात मतलब प्रमाणांतर विरोध। वो तो ठीक है गुरु जी, पर वो विशिष्टत्व अपन अधिक वो आधारादि ना, ना, आधारादि भाव को ले रहे हैं। ना विशिष्टत्व कुछ भी लीजिए, आधाराधेय भाव, लेकिन वो गंगात्व की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं है। समवाय संबंध से जो तट में जो है गंगा तो नहीं संभव नहीं है। ऐसी उपस्थिति जैसे गंगात्व समीप अथवा गंगा समीप तट, ऐसी उपस्थिति भी नहीं हो सकती। ऐसे तो हो सकता है क्या उपस्थिति इसका गंगा सामीप्य धर्म को या लक्षित धर्म बनाना चाहते हैं तो सामीप्य बनाइए ना, तो मुख्यार्थवाद कहाँ है? तो गंगा तो वही तो मैं बोल रहा हूँ गुरु जी। हाँ, तो मुख्यार्थवाद नहीं है, लेकिन यहाँ हमको गंगात्व की व्यंजना से प्रतीति या किसी प्रकार से प्रतीति तट में कराना है। तब ऐसी विवक्षा जब रहेगी तभी मुख्यार्थवाद होगा। लेकिन अच्छा। यदि वैश्विक अधिकरण मान लेंगे सामीप्य अर्थ में, तो मुख्यार्थवाद है ही नहीं, कोई दिक्कत तो समवाय संबंध से गंगात्व जो है तट में भान नहीं हो सकता इतने पर अभी साक्षात तट में ही गंगात्व का बोध कराना है। हाँ, इसलिए सामीप्य अर्थ नहीं ले। हाँ, हमारे विवक्षा न देखना है, विवक्षा यहाँ पर विवक्षा। यदि वैसी अर्थ उपस्थिति होगी तो फिर हमारा व्यंजना रूपी प्रयोजन अटक जाएगा, सब बोलेंगे। हाँ, सामीप्य रूपी यदि अर्थ उपस्थिति करेंगे। अरे भाई तो इसको पहले लगाइए, ये हुआ हाँ। लेकिन वस्तुतः अब सिद्धांत यही है कि शब्द बोध हो या कुछ हो, लाक्षणिक शब्द बोध होना चाहिए यही कि तटत्वावच्छिन्न माने तटे लाक्षणिक शब्द बोध यही होगा। और व्यंजनिक जब व्यंजना आएगी तो व्यंजना जन्य शब्द बोध होगा कि उसमें जो है गंगात्व है, और व्यंजना जन्य बोध बाधित नहीं होता। व्यंजना जन्य बोध को बाधित नहीं माना गया है। वो विरोध होने पर भी व्यंजना वो बता देगी। व्यंजना से आपका ज्ञाने में न करना है, गंगात्व को बाहर तट में लाना नहीं न है खींच करके। ज्ञान का ज्ञानी ये मतलब बात। सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो अब एक ये रखिए कि व्यंजना यहाँ आएगी, गंगायाम घोषा में जो है व्यंजना आएगी, क्योंकि एक नियम है कि एक पदोपातत्व जहां होता है, एक पद बोध्यत्व जब अर्थ रहेगा तो वहां पर शक्यतावच्छेदक की प्रतीति होगी। तो गंगा पद बोध्यत्व प्रवाह में भी है और गंगा पद बोध्यत्व तट में भी है। तो एक पदोपातत्व प्रयुक्त व्यंजना व्यापार यहाँ पर आता है, और व्यंजना से बोध होगा शक्यतावच्छेदक प्रकारक बोध की। गंगात्व विशिष्ट तट में घोष है, शैत्यपावनत्व का भी बोध करेगी। मतलब ये है कि लक्षण वृत्ति से हाँ, वृत्ति भले अलग हो, लेकिन पद है ना कारण है। पद तो गंगा पद ही कारण है, मतलब उसकी दोनों की उपस्थिति यावत बोध के प्रति। हाँ, पद ही कारण है। तो अब सिद्धांत आगे ये कहते हैं कि तो लक्ष्य भाण आप जो है, आप व्यंजनाजन्य भाण ले लीजिए, लक्षणाजन्य भाण ले लीजिए, शक्यतावच्छेदक की प्रतीति आपको कराना है ही तट में, तभी आपके विवक्षित प्रयोजन की सिद्धि होगी। अब ये सिद्धांत हुआ ये, किंतु तात्पर्य विषयान्वये मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण मुख्यार्थ प्रतियोगिताया अभाव और रूढ़ी प्रयोजनयो अन्यतरच्च तंत्र। तो रूढ़ी प्रयोजन तो एक है, उनमें कोई कहना नहीं, कारण होगा। और एक कारण है कि तात्पर्य विषय जो अन्वय है, तो तात्पर्य विषय अन्वय मान लिया यहाँ तो है ही, तट और घोष का आधार का अन्वय। तो उसमें उस अन्वय में मुख्यार्थ प्रतियोगिता का अभाव है। जी, मुख्यार्थ प्रतियोगिता का अभाव कहने का मतलब इस अन्वय में, तात्पर्य विषय अन्वय में मुख्यार्थ प्रतियोगी नहीं है। तात्पर्य विषय हाँ, तात्पर्य विषय अन्वय
संबंध संबंध हुआ। ठीक है, संबंध। हाँ तट हाँ अन्वय, और उस अन्वय का प्रतियोगी तट तट, तो तट तो मुख्यार्थ नहीं है। जल प्रवाह, हाँ है? जल प्रवाह। हाँ तट मुख्यार्थ नहीं हुआ। तो तात्पर्य विषय जो अन्वय है उस अन्वय में मुख्यार्थ की प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। हाँ माने मुख्यार्थ प्रतियोगी नहीं होना चाहिए। तट ही होगा प्रतियोगी। मुख्यार्थ नहीं प्रतियोगी होना चाहिए। नहीं है। अब एक यहाँ इसमें देख लीजिए, मुख्यार्थ प्रतियोगिता शब्द का विग्रह कीजिए। मुख्यार्थ चासो प्रतियोगी, मुख्यार्थ प्रतियोगी नहीं, मुख्यार्थस्य प्रतियोगी। न मुख्यार्थ प्रतियोगी यस्य। मैं वही बोल रहा हूँ जी। हाँ मुख्यार्थ प्रतियोगी कहा अन्वय। हाँ, तो मुख्यार्थ प्रतियोगी कौन हुआ? अन्वय, क्योंकि निरूपक मुख्यार्थ प्रतियोगिता का निरूपक अन्वय होगा। हाँ ज्ञान होगा। हाँ, तो मुख्यार्थ प्रतियोगी हो गया अन्वय। अन्वय। और मुख्यार्थ प्रतियोगिता, तो मुख्यार्थ प्रतियोगिता धर्म किस में होगा? संबंध में, अन्वय में। अन्वय में, तो अन्वय जो है उस जिस अन्वय में मुख्यार्थ प्रतियोगिता न हो। अच्छा गुरुजी, यानी ऐसा अन्वय जो शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ जो तट है उसके बीच न होकर के तट और जो घोष है उनके मध्य आधाराधेय भाव संबंध जो है वह संबंध। हाँ वही हुआ ना। ठीक है, कहिए कि तात्पर्य का विषय जो अन्वय है उस अन्वय का प्रतियोगी मुख्यार्थ को नहीं होना चाहिए जी, मुख्यार्थ को नहीं होना चाहिए। तो प्रतियोगिता इत्यादि आ जाता है ना, तो ये निरूपकत्व निरूपितत्व अर्थ होता है। हाँ प्रतियोगिता माने मुख्यार्थ प्रतियोगिता निरूपक प्रतियोगिता निरूपकता। बिल्कुल, अन्वय निष्ठा निरूपकता। माने अन्वय जो है वही मुख्यार्थ में प्रतियोगिता का निरूपक है। तो प्रतियोगी मुख्यार्थ प्रतियोगी करके बहुब्रीहि समास जब करते हैं तो मुख्यार्थ प्रतियोगिता मतलब जो अन्वय में हुआ, तो इसका मतलब हुआ मुख्यार्थ प्रतियोगिता निरूपकत्व। निरूपकत्व अन्वय में ना संबंध प्रतियोगी निरूपक होता है। बिल्कुल, संबंध प्रतियोगी अनियोगी का निरूपक होता है, क्योंकि संबंध के कारण ही किसी को प्रतियोगी कहते हैं, किसी को अनियोगी कहते हैं। इसके पहले जितनी अन्वयिता आई, मतलब प्रतियोगी निष्ठ अन्वयिता। हाँ अन्वयिता अब गई, यहाँ प्रतियोगिता आ गई। इसके पहले गुरुजी जितनी आई सब प्रतियोगी निष्ठ। प्रतियोगी निष्ठ। प्रतियोगिता निरूपकता जो आई वो आई अन्वय, संबंध है। तो मुख्यार्थ प्रतियोगिताया अभाव हो जहाँ पर, इसमें सब मुख्यार्थता और छेदक। अब एक और आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि काके विहोदधि रक्षता, तो यहाँ पर कौआ से भी तो बताना है। तो यहाँ तात्पर्य अन्वय, तात्पर्य विषयान्वय है। ये अवधि अवधि मद भाव, अवधि हो गया, ये अवधि है का, अवधि मान हुआ दधि रक्षण। तो अवधि अवधि मद भाव जो है, इस संबंध का प्रतियोगी जो है यहाँ पर वो कौन है? काक। काक से रक्षा करनी है। तो इसी अन्वय में काक का जो मुख्यार्थ है, तो मुख्यार्थ प्रतियोगिता तो है, अभाव तो नहीं है। हाँ हाँ, तो इसीलिए मुख्यार्थता व छेद के रूपेण का कि मुख्यार्थ तो प्रतियोगी हो लेकिन मुख्यार्थता व छेदक रूप से प्रतियोगी नहीं। तो काक प्रतियोगिता यहाँ पर तो है, मुख्यार्थ प्रतियोगिता यहाँ अवधि अवधि मद भाव में है, लेकिन वो जो है सो मुख्यार्थता व छेदक रूपेण नहीं है।
शक्यता व छेदक के रूप में, मैंने क्या कहेंगे कि तद्युप घातकत्वेन, हाँ, तो मुख्यार्थ प्रतियोगी है। तो ये सिद्धांत हुआ कि यस्मिन तात्पर्य विषयान्तरे मुख्यार्थतावच्छेदक रूपेण मुख्यार्थः प्रतियोगी न भवेत् है, और रूढ़ि प्रयोजनयोः अन्यतरच्च भवेत्। अतः ततः तदा लक्षणया अर्थोपस्थितिः। यही एक है। पर ये सब सिर्फ साध्यावसान लक्षण में ही लगेगा ऐसा नहीं? नहीं, सब जगह के लिए, सभी जगह हाँ, तो वो तो है। कुंतः प्रविशन्ति, हाँ, तो अब वो कुंतत तो वैसे ही प्रविष्ट तो होगा ही ना। हाँ, कुंत सहित पुरुष भी लेंगे, हाँ, तो भी कुंतत्व को कहाँ ले जाएंगे? मतलब नहीं, लेकिन अभाव कैसे वहाँ भी यही बात लगा लीजिए। लेकिन मुख्यार्थ उपयोगी नहीं हो रहा है ना अगर प्रकाश पढ़ते हैं वो धातु का ऐसे कि प्रजयति जैसे प्रयोग करेंगे प्रतियोगी का अनुभवती स्थल में अनु तात्पर्य घात है। वो धातु जो है अनुभव रूप अर्थ में लाक्षणिक है, वो अनुभव अर्थ में लक्षण। अब गुरु जी ये रूढ़ी है कि प्रयोजन है, मुझे दोनों नहीं दिख रहा है गुरु जी। नहीं तो रूढ़ी मानेंगे, प्रयोजन नहीं है तो रूढ़ी है कि वो ही बताता है लक्षणा से उस अर्थ को। और ऐसे तो इनके मत में ना, रूढ़ी में प्रसिद्धि, प्रयोग प्रवाह, रूढ़ी का हुआ प्रयोग प्रवाह, प्रसिद्धि अनादि प्रयोग प्रवाह। हाँ, रूढ़ी लेंगे, बिना रूढ़ी की नहीं है। गुरु जी कुंतः प्रविशन्ति लेंगे तो अब वहां पर तो मुख्यार्थ भले पूरा नहीं है, पर अब यहाँ पर भी बैठा दीजिए आप कि तात्पर्य विषयान्वय क्या है यहाँ पर। कुंत सहित पुरुष, हाँ, कि पुरुष सहित माने पुरुष प्रतियोगी आगमन, अरे पुरुष प्रतियोगी आगमन है। अरे कुंतः प्रविशन्ति है ना यहाँ पर, तो प्रवेश क्रिया का अब जो है अन्वय अब कौन मत में करिए? नैयायिक मत में कर लीजिए ना, नैयायिक कीजिए या वैयाकरण कीजिए, वैयाकरण भी कर सकते हैं। तो कुंत हो गया जो है विशेषण, और प्रवेश क्रिया विशेष हो गई, प्रवेशन क्रिया विशेष हो गई। तो ये यदि ये मानेंगे तब तो हुआ कुंतधारी प्रतियोगिक अन्वय जो है वही तात्पर्य विषय। कुंत प्रतियोगी अन्वय विषय तात्पर्य विषय। कुंत प्रतियोगी नहीं है, क्रिया तो अच्छा वहां पर अन्वय में होगा, हाँ ना, तो वो उलट जाएंगे तो प्रवेश क्रिया हो जाएगी विशेषण उसमें। नैयायिक मत मुख्य होगा। और इसमें वैसे भी संबंध तो संबंध होगा ना। हाँ, और ये है ना, अरे कर्ता जनक होता है ना क्रिया का, जन जनक भाव संबंध वो होता है, जन जनक भाव संबंध है। गुरु मुख्यार्थता अवच्छेदकता भले ही नहीं हो, पर एक प्रकार से कुंतत्व वहां पर कुंत सहित पुरुषत्व के अंग में तो कुंतत्व है ही ना। हाँ ना, कुंतत्व है, तो वही ने कहा कि शक्यता अवच्छेदक रूप से लक्ष्यवान हो रहा कि कुंतत्व विशिष्ट जो मतलब है, माने माने लक्ष्यार्थ यहाँ क्या है? कुंत सहित पुरुषा। हाँ, कुंत सहित पुरुषाः लक्ष्यार्थ हुआ। तो लक्ष्यार्थ जो हुआ उसमें कुंतत्व भी है ना, वो कुंत भी तो है ना। तो वो तो कुछ ही मुख्यार्थता अवच्छेदन नहीं कहेंगे ना, कुंत को मुख्यार्थता अवच्छेदक नहीं कहेंगे, कुंतत्व को कहेंगे मुख्यार्थ। कुंतत्व तो है ना वहां पर भी, कुंत सहित पुरुषों में उसमें वो करते हैं ना परिष्कार, ये जो सिद्धांत बताया कि मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से मुख्यार्थ को प्रतियोगी नहीं होना चाहिए, तो कुंतः प्रविशन्ति में यहाँ मुख्यार्थ प्रतियोगी ही नहीं,
कुंतवत्वेन न न कुंतवत्व कुंतत्व तो होगा मुख्यार्थतावच्छेदक। हाँ कुंत जो है वो मुख्यार्थतावच्छेदक नहीं, कुंत मुख्यार्थतावच्छेदक है ही नहीं। तो मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से केवल मुख्यार्थ की प्रतियोगिता यहाँ नहीं है, बिल्कुल। तो इसीलिए लक्षणा होगी। हाँ मात्र पद वाला करना पड़ेगा। हाँ 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 ठीक है, वो लक्ष्यार्थ की कुंतवत्वेन उपस्थिति हो रही है। हाँ हाँ मुख्यार्थावच्छेदक मात्र रूपेण हाँ वहाँ पर रहनी चाहिए। हाँ हाँ, ये मात्र लिखा है आगे। हाँ, तो मुख्यार्थ मात्र प्रतियोगिता का अभाव होना चाहिए। हाँ, और उसमें भी मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से। उत्तर तात्पर्यार्थ है। हाँ हाँ, अब जैसे है मुखम चंद्रा, तो चंद्र में यहाँ पर हुआ बोध होगा चंद्र सदृशा भिन्नम। चंद्र शब्द से लक्ष्यार्थ होगा सदृशिया। तो चंद्र सदृश जो अर्थ हुआ, चंद्र सदृश अर्थ जो है वो विशेषण न हो गया। हाँ हाँ हाँ, चंद्र जो है सदृश के प्रति विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चंद्र प्रतियोगिक है। तो चंद्र प्रतियोगिक सादृश्याश्रया भिन्नम, ऐसे भी कर सकते हैं। सदृश का अर्थ हुआ सादृश्याश्रय। जी हाँ, सादृश्याश्रय। हाँ बिल्कुल। तो चंद्र प्रतियोगिक सादृश्याश्रया भिन्नम। हाँ, तो यहाँ क्योंकि चंद्र जो नाम है, तो नामार्थ यहाँ पर लक्ष्यार्थ हो रहा है। नामार्थ माने लक्ष्यार्थ भी हो सकता है और सत्यार्थ जी। तो दोनों में अभेदान्वय होगा। तो चंद्र शब्द का नामार्थ लक्षणाजन्य अर्थ हुआ जी चंद्र सदृश। तो चंद्र सदृशा भिन्न मुखम, ये शाब्द बोध होता है। चंद्र मुखम का। हाँ, चंद्रमुख, मुखम चंद्र, मुखम चंद्र यही पे तो लक्षणा होगी। हाँ, तो विशेषण में ही लक्षणा प्राय होती है। उपमा स्थल में लक्षणा मानने का सकता नहीं। हाँ, मैंने जैसे मुखम चंद्र में कोई पूछेगा मुख में लक्षणा कि चंद्र में लक्षणा, तो चंद्र में लक्षणा। हाँ, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि जो सादृश्य है, संबंध विवक्षित है, तो उसकी प्रतियोगिता यहाँ जो है चंद्र सदृश पदार्थ में है, केवल चंद्र पदार्थ में नहीं। चंद्रमा के जैसे और भी बहुत पदार्थ में है कि चंद्र शब्द में लक्षणा से बोध होगा चंद्र सदृशम। अब चंद्र सदृश अनेक है, तद भिन्नम। तो यहाँ चंद्र सदृश जो लक्ष्यार्थ है, वो लक्ष्यार्थ में प्रतीति कराना है हमको चंद्रत्व का। शक्यतावच्छेदक की प्रतीति होगी, हाँ, वो व्यंजनाजन्य बोध हो जब हो तो वो होगा। तभी न हाँ, तभी जो है सो मतलब चंद्रगत जो आह्लादकत्व आदि धर्म है उनकी प्रतीति मुख्य हो गई। कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हो गए? अभी गुरुजी अपन इसे चंद्रत्व को ग्रहण करना है कि नहीं करना है? करना है, क्यों नहीं करेंगे? अभी तो बोले थे जैसे मुख्यार्थावच्छेदकत्व है ना, उसका स्वीकार नहीं करना है। न मुख्यार्थ में किसमें? अन्वय में। है मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से मुख्यार्थ को प्रतियोगी नहीं होना चाहिए। मुख्यार्थतावच्छेदक रूप से मुख्य भिन्न जो लक्ष्यार्थ है वो तो प्रतियोगी होगा ही। होगा ही। वो तो सत्यावच्छेदक लक्ष्यार्थ का हो रहा है। हाँ, लक्ष्यार्थ यहाँ ये। ठीक है। तो अब ये यही कह दिए कि मुख्यार्थान्वयानुपत्ति को ही यदि लक्षणा का बीज मानते तो ये जो है काके व्योदधिरक्षता में लक्षणोत्थान नहीं। तो ये इस प्रकार से ये तो ये जो पैराग्राफ हुआ कि
लक्षणाजन्योपस्थिति के प्रति कारणत्व क्या है, कारण क्या है, कारण का विचार। बिल्कुल। तो कारण यही अंतिम में हुआ। तात्पर्य विषयान्वये मुख्यार्थावच्छेदक रूपेण मुख्यार्थ प्रतियोगितायाः अभावः कारणम्। हाँ ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं। तो ये गुरुजी तो ही लगे। हाँ, तो ये केवल उदाहरण देखी जाएगी, इसमें कुछ नहीं है। गंगायाम घोषा इत्यत्र सामीप्यम एवं लक्षण, तो सामीप्य ही लक्षण हो, सामीप्य संबंध जो है वो संबंध ही कारण। हाँ मुख्यार्थान्वयात् उत्पत्ति। मुख चंद्र इत्यादि में सादृश्यम है। व्यतिरेक लक्षणा माने जो विपरीत लक्षणा होती है उसमें विरोध संबंध होता है, जैसे उपकृतम अपकृतम, आयुर्घृतम इत्यादि में कारणत्वादय संबंध, यथा योगम लक्षणा शरीराणि। व्यतिरेक लक्षण होने के तो ये विपरीत लक्षणा जो होती है, जैसे कि उपकृतम। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। अब फिर ये कह दिया, ये दोनों दो प्रकार की होगी, निरूढ़ा और प्रयोजनवती। तब है देखिए इसमें इनके विशेषता एक ये है, तत्रापि द्वितीया द्विविधा, दूसरी जो है दो प्रकार की होगी, प्रयोजनवती गौणी शुद्धा च, और आद्या जो होगी सारूपा सद्यवसाना, तो द्विविधा होगी। और अंत्या चतुर्विधा, शुद्धा चार प्रकार की होगी, जहत स्वार्था अजहत स्वार्था सारूपा सद्यवसाना। मम्मट वाला ही 8 हो गए ना, 2 बढ़ा दिए ना। हाँ चेति प्रयोजनवती षड्विधा विद्यते। और रूढ़ी भी दो प्रकार की होगी। रूढ़ी भी 4 गिन रहे हैं, शुद्धा में सारूपा सद्यवसाना मम्मट नहीं माना है, शुद्धा का माना है ना, शुद्धा के 4 भेद माने, उपादान लक्षण सारूपा सद्यवसाना, और गौणी के 2 भेद माने, मम्मट के समान है। रूढ़ी का माना नहीं ना, नहीं वो आगे कहेंगे कि इसमें भी सारूपा सद्यवसाना आदि विभाग कर सकते हैं। आपने बताया था क्योंकि वो रूढ़ी में भी कहीं ना कहीं प्रयोजन मानते हैं। हाँ, और संबंध तो बताएंगे ना। हाँ, और चमत्कारी होता है, लेकिन अगर संबंध को लेकर के आप ये करेंगे। मम्मट ने तो गुरुजी गौड़ी को भी सारूपा सद्यवसाना किया है ना, ये नहीं कर रहे हैं। इधर विशेष है नहीं शुद्धा चतुर्विधा सारूपा सद्यवसाना इसलिए समान है, एकदम समान है। गौड़ी के मम्मट ने भी 2 माने, इन्होंने भी 2 माने। सारूपा सद्यवसाना सब किया है, ये नहीं कर रहे हैं, किया है ना, क्यों नहीं किया है? गौड़ी का मतलब शुद्धा तत्र आद्या तत्र, हाँ तो किए ना 4 भेद, जहत स्वार्था स्वार्था शुद्धा के करना है 4 भेद नहीं किया। तो गौड़ी के नहीं किए गौड़ी नहीं किए क्या सारूपा सद्यवसाना किए हैं, ये नहीं कर रहे हैं ना, तत्र आद्या सारूपा सद्यवसाना। अच्छा ठीक है सही वो मैंने देखा। तो अब ये है कि रूढ़ी में भी शुद्धा गौणी का विभाग होगा, क्योंकि अब संबंध के आश्रय पर है तो संबंधाश्रित होगा। तो निरूढ़ा के भी होंगे, जैसे अनुकूल प्रतिकूल शब्द है। हाँ, तो जैसे कि आगे कहेंगे धर्मस्य अयम अनुकूला, तो अनुकूल शब्द का अर्थ है कूलानुगत। कूलानुगत तीर के पास, आप कूल के अनुगत जो हो, कूल से जो संबद्ध हो, तो जलधारा को कहेंगे अनुकूलम, कूलम अनुगतम। तो कूलानु, इसका अर्थ है एक ये की जलधारा। तो जलधारा जो दोनों है तट के ही बीच में बहती है, तो दोनों से उसका अनुगत मतलब है, अनुगत मतलब पुल के पीछे वो चलती है, किनारे के पीछे चल रही है, किनारे जैसे पहले बना हुआ है उसी से बढ़ रही है। तो ये हुआ।
अब कहेंगे धर्मस्य अनुकूल, तो यहाँ पर तो वो नहीं होगा कि तट से संबद्ध धर्म है। अनुगत मैंने संबद्ध ले लीजिए, तट संबद्ध, तो तट संबद्ध नदी का जल होता, तो तट संबद्ध तो मुख्यार्थ बाधित हो गया। तो यहाँ लक्षणा से लेंगे कि तट संबंध के सदृश, तो सादृश्य लेंगे एकार्थ प्रवणत्व। जैसे कि अनुकूल शब्द का मुख्यार्थ है जल प्रवाह, माने कूल संबद्ध जल प्रवाह, तो वो जैसे एक कूल से ही संबद्ध होता है, वैसे जो व्यक्ति धर्म में ही प्रवण हो, धर्म में ही लगा हो, तो उसको हो जाएगा अनुकूल सदृश अर्थ होगा। और सादृश्य लेंगे प्रवणत्वेन, कि धर्मे प्रवण, धर्म मात्र प्रवृत्त। तो अनुकूल फिर प्रतिकूल माने कूल का जो प्रतिगत हो, विपरीत हो, तो ये अनुकूल प्रतिकूल इत्यादि में ये जो है सो निरूढ़ा लक्षणा है, और ये है गौणी लक्षणा जी, क्योंकि सादृश्य है। अब नील शब्द है, तो नील का सत्यार्थ है गुण, और लक्षणा से नील जो है सो बताता है नील गुण वाले का, गुण वाले का बोध कराता है। तो नील शब्द का लक्ष्यार्थ हुआ, सत्यार्थ हुआ नील गुण, तो इस सत्यार्थ का नील गुण का संबंध जो है गुणी के साथ, नीलो घट में तो घट में, तो यहाँ पर समवाय संबंध, यहाँ है समवाय संबंध। शक्ति है किसके? नील नहीं, जहाँ पर ना ये है ना, एक है जाति माने जो है कि उपाधि शक्तिवान, कि नील शब्द की भी शक्ति नील गुण में ही है, और गुणी में निरूढ़ा लक्षणा मानते, गुणी में निरूढ़ा लक्षणा। और कोश भी कहते हैं कि गुणी लिंगास्तु तद्वती जो है वो लक्षार्थ का, निरूढ़ लक्षार्थ का निर्देश करता है। निरूढ़ा लक्षणा एक शक्ति के समान ही होती, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति ही, तो सभी शब्दों का संबंध जो है वो जाति गुण क्रिया से ही मानते हैं, व्यक्ति में नहीं मानते हैं, आनंद विचार आदि उसके चलते। तो ये पूरे साहित्यिक लोग जो है यही वाला मानकर पूरा चलते हैं। तो इसलिए इनके मत में नील शब्द का सत्यार्थ हुआ नील गुण, और गुणी का जो बोध होगा सो लक्षणा से। हाँ, तो वो समवाय संबंध रूप लक्षणा है। व्यक्ति की प्रवृत्ति है। हाँ 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 लक्षण, हाँ आक्षेपा लक्षणा मीमांसा वाला निर्देश कर देते हैं कि कहीं लक्षणा मीमांसा के पक्ष में मान लेते हैं, नहीं तो मम्मट आदि ने कहा वो अर्थापत्ति से आक्षेप से ही बोध हो। और प्रमाणांतर से भी बुद्ध जो है उपस्थित है व्यक्ति, उसका प्रवेश मान लेते हैं शब्द बोध। वैसे नियम तो यही है। हाँ, क्योंकि नहीं प्रवेश होना चाहिए। लगे शब्दार्थ है। मेरा प्रश्न का मूल ये था, हाँ, कि मतलब लुक होता है ना, हाँ, तो नील पद से मतलब कि समुख हुआ, हाँ, तो नीलवत अर्थ में ही नील है, हाँ, क्या है वहाँ पर बोध करा। हाँ, ना ठीक है वो है, लेकिन प्रयोग प्रवाह जब देखें तो प्रयोग प्रवाह में मतुक दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, जो प्रक्रिया नहीं जान रहा है उसको मतुक का बोध नहीं होता। हाँ, कोश और व्याकरण जो दो शक्ति ग्राहक हैं, यद्यपि वो गुणी में भी शक्ति का निर्देश कर रहे हैं, तथापि लोक व्यवहार से गुण में ही। हम ये भाष्यकार को न प्रमाण लेके चले चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति की उपाधि शक्ति मान करके चले, और यही मानने पर काव्य शास्त्रीय व्यवस्था होती है। मतलब विरोधालंकार आदि का जाति से विरोध, गुण का गुण से विरोध, ये सब करके ये होता है। तो ये सब तो झंझट अलग है। ठीक है।